हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। आज इस वीडियो में हम 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो भी करंट अफेयर्स मैं आपके ले रहा हूं वो चूज़ करके लाया हूं मैं करंट अफेयर, जो कि मेनली आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और एसएससी के एग्जाम्स जो हैं और यूपीएससी के कोई भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फालतू के करंट अफेयर्स होते हैं उनको मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो पर्टिकुलरली उन्हीं को करंट अफेयर्स को चूज़ किया गया है जो कि आ सकते हैं। तो कोई भी करंट अफेयर उसको आप निगलेक्ट ना करें। और हमारे जो न्यू बैचेस हैं फॉर द एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और एसएससी जो है, ये अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बोथ जो आपके प्लेटफॉर्म पे इस पर अवेलेबल है। हमारी एकेडमी जो है ये चंडीगढ़ में है, 34 सेक्टर इन चंडीगढ़। तो आप अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8146066849 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है, इट इज़ रिलेटेड टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अफसर। अगर हम अफसर को देखें तो इट इज़ इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज़ एयरपोर्ट एज ए वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियंस ऑफ द रीजन। सो मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म में ही आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट को एज ए वेन्यू यूज़ किया जाएगा। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHG का यहाँ पे मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो इंडिजिनियस हैं, जो सेल्फ अर्न ग्रुप्स हैं, जो कि एक जिनके पास एक टैलेंट है, जो अपने टैलेंट को, या आर्टिशियंस हैं जैसे क्राफ्ट्समैन जो खुद चीज़ों को बनाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो एयरपोर्ट को एज ए वेन्यू चूज़ करके वहाँ पे अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं या उनका एक प्रदर्शन सामने लगा सकते हैं ताकि उनकी सेल्स वगैरह जो है बढ़ सके। तो इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इनकी हेल्प करेगा। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना हमेशा कि इट इज़ ए स्टैचुरी बॉडी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और ये फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। और इसके जो चेयरमैन है दैट इज़ अरुण कुमार। देखिए, मैंने जब आपको करंट अफेयर बना के दिए हैं तो ये आप देखोगे कई जगह पे क्या दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर में दिए जाते हैं। इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में आपको जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये किसी ना किसी तरीके से आपको ये ज़रूर फील करा सकती है कि ये एक तरीके का बोरिंग है, कि जहाँ पे क्वेश्चन कैसे, देखो क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर एक चीज़ का पता लगेगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च की। देखो, इसके साथ आपको एडिशनल जो नॉलेज जो होती है वो ज़रूरी होती है। और साथ साथ में मैं आपको हर के साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जैसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न है कि महारत्न है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। सो नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो कह रहा है इन्फोसिस और रॉयल रॉयस। सो रॉल्स रॉयस और इन्फोसिस ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर जो है इसके ओपन किया है। और ये कहाँ ओपन किया है इन्होंने? ज्वाइंटली इन्होंने ये ओपन किया, दैट इज इन बेंगलुरु, कर्नाटका में। सो दे ओपन दियर जॉइंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर एट बेंगलुरु। तो दो तरीकों से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फोसिस ने किसके साथ टाई अप किया है, या फिर दोनों ने टैप करके कहाँ पे ये इनोवेशन सेंटर हो रहा है। बिकॉज इट इज़ ए R&D सर्विसेज सेंटर, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग और जो आपकी इनोवेशन चीज़ें हैं या नई चीज़ें जो हम बनवाना चाहते हैं उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है कि DRDO। देखो, DRDO हमेशा न्यूज़ में रहता है, इनकी मिसाइल्स। अगर आप CDS, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, CAPF की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस सेक्शन को तो आप कभी भी ना भूलिए। तो जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो भी न्यू मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखिए। तो जैसे अभी देखो, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ आप कहते हैं कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज DRDO को कहाँ है, दैट इज चांदीपुर कोस्ट। एंड चांदीपुर कोस्ट का है उड़ीसा। जैसे इसरो जो है उसका जो लॉन्चिंग पैड है वो आपका श्री हरिकोटा में है, ठीक है ना। हरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको मिलेगा। वैसे उसी तरीके से DRDO के जो अपनी मिसाइल्स का टेस्ट करते हैं वो मेनली आपकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है चांदीपुर कोस्ट पे करते हैं। सो इसका मेन है जो हमारे एरियल थ्रेट होते हैं, जो हमारे को लॉन्ग रेंज जो सुपरसोनिक स्पीड से जो एरियल थ्रेट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। इट इज़ ए एयर टू एयर मिसाइल, इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। अब सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो रैमजेट इंजन है उसमें क्या होता है कि जब ये मिसाइल लॉन्च की जाती है तो ये जो मोशन क्रिएट होता है उसी से क्या करता है, ये स्पीड और इसका सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। उसी वजह से इसकी स्पीड भी आगे बढ़ती है। ये रैमजेट इंजन तभी वर्क करेगा जब ये मोशन में होगा, जब ये मोशन में नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो DRDO के चेयरमैन जो है अभी वो डॉक्टर G सतीश रेड्डी है।
ठीक है, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, डीआरडीओ फाउंड हुआ था 1958 में। नाउ आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि 1958 में एक स्पेस एजेंसी, दुनिया की किसी कंट्री की एक स्पेस एजेंसी भी फाउंड हुई थी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी स्पेस एजेंसी थी, राइट। और ये जो आपकी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया और रशिया इन दोनों ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, ठीक है। एक तरीके से आप इसको इंडिजिनियस भी बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमने रशिया की हेल्प भी इसमें ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट की ओर। अब देखिए इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट होते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला, ठीक है। तो कम्बलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल जो है, एक कैनेडियन फोटोग्राफर जिनका नाम है अंबर ब्रैकन, इनको जिन्होंने एक टाइटल दिया था कम्बलूस रेजिडेंशियल स्कूल, जो फोटो को जिन्होंने टाइटल दिया था, उनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसमें क्या है कि इन्होंने जैसे ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो कि इस तरीके से बच्चों के कपड़े जो है वो इस तरीके से टांगे हुए हैं। सो चिल्ड्रंस क्लोथ्स हंग ऑन क्रॉसेस कमेमोरेटिंग द मोर देन 200 चिल्ड्रन हु डाइड ऑफ माल ट्रीटमेंट। तो निग्लेक्ट एंड डिजीज की वजह से कम्बलूस इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में या ब्रिटिश कोलंबिया में जो बच्चों की डेथ हुई थी ड्यू टू द निग्लेक्शन और डिजीज की वजह से, उसको दर्शाया गया है इस फोटो में। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे देखो जानने के लिए मेनली आपके लिए क्या है कि आपको जानना है कि किसको मिला है, वो कौन सी कंट्री से है और वो किस फोटो, उस फोटो को क्या टाइटल दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। देखो बजट सेशन में हमारी जो निर्मला सीतारमण जो हमारी यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि हमारे देश में जो गेमिंग और कॉमिक्स और जो विजुअल इफेक्ट्स है और एनिमेशन है, इसको अब बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक टास्क फोर्स बनवाया है इसको प्रमोशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एवीजीसी है क्या। सो इट इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग या कॉमिक्स। या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि जी क्या है, एवीजीसी में जी क्या है या वी क्या है, सी क्या है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इसको एस्टैब्लिश कर रहा है। तो यही बात इसमें बताई गई है और इसको एज ए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कोर्सेज भी इस रिलेटेड फील्ड्स में दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में आपने देखा होगा जैसे बीजीआई में है तो इसमें भी टेक्नोलॉजी है और उसको आगे प्रमोट किया जाता है, इसको भी एक तरीके एज ए जॉब लिया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टॉम्ब ऑफ सैंड। देखो फर्स्ट इंडियन नोवेल जो हिंदी नोवेल है जो कि शॉर्टलिस्ट हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। सो टॉम्ब ऑफ सैंड का आपने नाम पे ध्यान रखना है। सो ये इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज टॉम्ब ऑफ सैंड जो कि गीतांजलि श्री ने लिखा है, ऑथर किया है, और ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन है जो कि शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द लिटरेरी प्राइज। सो नोवेल जो ट्रांसलेट इंग्लिश में किया दैट इज बाय द डेजी रॉकवेल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए कौन सा नॉमिनेट हिंदी नोवेल हुआ है, दैट इज टॉम्ब ऑफ सैंड, और उसके ऑथर कौन है, दैट इज गीतांजलि श्री। और ये ट्रांसलेट किसने किया है, दैट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा, इसमें देखो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। ये बुक जो है ये फॉर्मर सीएजी विनोद राय, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये फॉर्मर विनोद राय रह चुके हैं। देखो जब आपकी आईपीएल में स्कैम चला था, आईपीएल स्कैम आई मीन टू से दैट जो फिक्सिंग का स्कैम चला था, उसके बाद बीसीसीआई के चेयरमैन वगैरह सारे निकाल दिए गए थे और बीसीसीआई की कमान जो है वो विनोद राय को संभालने को दी गई थी। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में उस टाइम पे पूछा गया था। तो इन्होंने अभी अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है नॉट जस्ट ए वाइट वॉचमैन। ये क्वेश्चन आप लेके चलिए कि हर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। सो बुक का नाम याद रखना, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। माई इनिंग्स विद बीसीसीआई यहीं से पता लग रहा है कि ये पहले बीसीसीआई में भी रह चुके हैं। और इनको इस पर किसने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी, सीओए की कमेटी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसके तहत इनको यहाँ पे इनको एक तरीके से क्या किया था, हेड, एक तरीके से कमेटी का हेड बना के इनको यहाँ पे बीसीसीआई का मतलब एक तरीके से रूल करने के लिए बोला गया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है और ये एक सीएजी भी रह चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विनोद राय पहले क्या थे। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीएजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट है इंडियन फर्स्ट केस ऑफ एक्सई। देखो XE जो वेरिएंट है ये अभी ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट इंडिया में आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो फोर्थ वेव है वो भी इंडिया में आ सकती है, बट ये ज़्यादा डेडली नहीं है, बट ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा जो है वो जल्दी फैलता है। सो XE जो हाइब्रिड रिकम्बिनेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये दो सब वेरिएंट से बना है, दैट इज BA.1 एंड BA.2। इन दोनों को मिला के ये बना है और सबसे पहले कई सारे देशों में आ चुका है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, और इंडिया में इसका फर्स्ट केस जो है मुंबई में। और अभी अगर आप देख रहे हैं तो दिल्ली में इसके केसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और दिल्ली में तो ये भी रूल कर दिया गया कि अगर स्कूल्स में अगर ये किसी भी बच्चे को ये वेरिएंट होता है तो टोटल पूरा स्कूल जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है
साउथ सेंट्रल रेलवे, देखिए अभी सीडीएस में आपने देखा होगा कि रेलवे जोन्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे लॉन्च वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। तो इसमें क्या है कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है कैंपेन। इसके 6 मेन स्टेशन में अरुण कुमार जैन जो कि एससीआर के जनरल मैनेजर है, मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे के, इन्होंने सिकंदराबाद स्टेशन पे इसको एज ए न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो जनरल बजट में भी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, और ये अभी करंटली जो टेस्टेड हो रहा है तिरुपति में हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिजिनियस और लोकल प्रोडक्ट्स है उनको आप एज ए क्या लगा सकते हो, प्रदर्शनी लगा सकते हो, उनको सेल लगा सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो इन द रेलवे स्टेशन। तो देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करी, जैसे हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी पढ़ा, ठीक है। और दूसरी जगह देखो यहाँ पे लोग कितने ज्यादा विजिट करते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स पे कितने ज्यादा विजिट करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवेज के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, ट्रैवल किया जाता है बाय द ऑल द इन पॉपुलेशन जो इंडिया में है। तो देखो वहां पे अगर आप प्रदर्शनी लगाएंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा उनको क्या मिलेगा, उनको लोग मिलेंगे, जित सबसे ज्यादा उनको टारगेट कर पाएंगे वो लोगों को, और लोगों को अपनी चीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रमोट कर सके उसको। सो इट इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश जो है इसमें जो कांगड़ा टी है वो उसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं इसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं इसको। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फुल फॉर्म क्या है जीआई टैग की। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूरोपियन कमीशन ने इसको दिया है। देखो एक जीआई टैग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देती है, तो इसको ऑलरेडी 2005 में जीआई टैग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट मिल चुका है। बट अभी इसको जीआई टैग किसका मिला है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को यूरोपियन कमीशन का जीआई टैग मिला है, विच इज ए वेरी गुड थिंग। ओके, ये एक प्राउड मूवमेंट है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक प्राउड मूवमेंट है, और इंडिया के लिए भी प्राउड मूवमेंट है कि एक जीआई टैग जो हमारा वो यूरोपियन कमीशन के द्वारा ऐड किया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की वो कौन सी चीज है जिसका सबसे पहले जीआई टैग जिसको मिला था। अब एक चीज़ है जीआई टैग क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसे सपोज करो, जैसे मैं आपको रसगुल्ले की बात करता हूँ, तो रसगुल्ला जो है वो कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में ये एक टसल चली थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ये केस भी चल रहा था कि रसगुल्ला कहाँ है, मतलब वो चीज़ बनी कहाँ से, वो कहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि उसका क्या होता है उसकी टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है और उसको तवज्जो बहुत मिलता है, ठीक है ना। जैसे आपको आगरा के पेठे हैं, तो आगरा का पेठे आप बोलते हो कि बहुत फेमस है, ठीक है। केसर जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपका कश्मीर का केसर बहुत ज़्यादा, सैफरन जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो एक टैग लग जाता है कि वहाँ की चीज़ वहाँ बहुत बढ़िया मिलती है। तो वो एक तरीके से, तो ये जीता किसने था, रसगुल्ला किसने जीता था, उड़ीसा ने ये केस जीता था। तो जीआई टैग होता है वो चीज़ शुरू कहाँ से हुई। जैसे अब आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको पता लगेगा। तो जीआई टैग हमेशा न्यूज़ में होता है कि इस चीज़ को जीआई टैग मिला है, इस चीज़ को जीआई टैग मिला है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एमिनेंट स्कॉलर। देखो यूपीएससी के नए चेयरमैन चूज किए गए हैं। देखो ये तो आप ये लगा लो कि अब आपके आने वाले एक साल के एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है, दैट इज मनोज सोनी जो है वो न्यू चेयरमैन बने हैं। तो यूपीएससी कब फॉर्म हुई थी, 1926 में। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर हमने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था हमने 1926 में, जो हमारे देश में इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगी, ठीक है ना। तो 26 में ये बना। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था पहले, उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, और मनोज सोनी जो है इसके नए चेयरमैन है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने 20th एनटीसीए मीटिंग की। एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी की जो मीटिंग है, इन्होंने पक्के टाइगर रिजर्व, ये पक्के टाइगर रिजर्व का है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, और ये भूपेंद्र यादव जो है ये एनवायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट हमारे जो है मिनिस्टर हैं। सो ये फर्स्ट एवर एनटीसीए मीटिंग है जो कि नेशनल कैपिटल के बाहर हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट बनती है। देखो यहाँ पे ये चीज़ देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जाएगा कि कौन हमारा एनवायरमेंट मिनिस्टर है, या फिर आपसे ये भी पूछा था कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा कि आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो अभी 20th मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, ठीक है। बिकॉज ये फर्स्ट मीटिंग है आउटसाइड द दिल्ली, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया। देखो फिर से आपका डीआरडीओ का टेस्ट आ गया। सो डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया। तो अभी सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था आपको कि पिनाका जो मिसाइल है वो क्या है, वो कैसी सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, या रॉकेट लॉन्चर है, क्या है। इट इज ए रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। देखिए फोटो में भी, फोटोग्राफ में भी आपको पता लग रहा होगा, इट इज ए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो इसका अभी टेस्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है बंगाली ऑथर अमर मित्रा विंस प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। तो ओ हेनरी अवार्ड इस जो मिला है, इनको प्राइज मिला है, अमर मित्रा को मिला है, ये बंगाली ऑथर हैं, ठीक है। इनको गैनबुरो, ये बंगाली शॉर्ट फिक्शन है जिसके लिए इसको मिला है, और जो कि ट्रांसलेट द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर अर्लियर, ये ट्रांसलेट भी किया गया है।
सो अमेरिकन मैगजीन ने इसको पब्लिश किया था 2020 में, तो इनको ओ हेनरी प्राइज फॉर ए शॉर्ट स्टोरी ये दिया गया है। तो ये जस्ट आपने याद रखना है कि किसको किस लिए ये जो प्राइज मिला है। गुजरात का माधवपुर मेला, ये आपने ध्यान में रखना है, कभी जो मेले वगैरह होते हैं ये याद करने हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है, हमारे प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। सो माधवपुर मेला जो है ये आपको पोरबंदर के पास कोस्टल विलेज के पास मिलेगा। ये कल्चरल फेयर है जो कि गुजरात वाली साइड पे होता है। तो इसमें क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें लॉर्ड कृष्ण और रुक्मिणी की शादी को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो मैरिज है वो माधवपुर में हुई थी। तो रुक्मिणी कहा जाता है कि शी इज़ फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि माधवपुर मेला कहाँ का फेमस है, गुजरात का। अब देखिए ये हमारे पड़ोसी देश, इनके यहाँ पे कभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान में, ये तो अब एक तरीके से हो गया कि पाकिस्तान में अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल नहीं काटे। सोचा था कि इमरान खान जो है वो 5 साल काटेंगे, बट इमरान खान के साथ भी वही हुआ जो कि बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होता है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। जैसे नवाज शरीफ को जेल हो गई थी, और बाकियों को जैसे जितने भी जो जनरल रह चुके हैं उन सबको भी जेल होने के चांसेस, या फिर वो देश से चले गए। सो इमरान खान पे भी क्या केस होते हैं। बट अभी के लिए जो न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, ये न्यू पाकिस्तान के ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये 23rd प्राइम मिनिस्टर है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। 23rd प्राइम मिनिस्टर, एंड ही इज बिलोंग टू विच पार्टी, ही इज बिलोंग टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उससे PMLN से ये उसके चीफ हैं, और ये नए क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। तो शहबाज शरीफ जो है ये ब्रदर है फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी परिवारवाद तो चलता ही है। और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, कई बच्चे इसको लाहौर या कराची लिख देते हैं। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरिफ अलवी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। सो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने अभी इनॉग्रेट किया सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ इन्होंने किया है, नाडाबेट में। अब नाडाबेट क्या है, ये कि एक बानक्सखान डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, वहाँ पे एक जगह है, इंडो पाक बॉर्डर है। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि लोगों को, जो हमारे सिटीजन है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो जो हमारे BSF पर्सनल है उनकी लाइफ और वर्क को देख सकें। इंडियन आर्मी भी इसमें इंक्लूडेड होगी। अब उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से मिसाइल, टैंक और किस तरीके से वो जीते हैं वहाँ पे इतने टेम्परेचर में, और किस तरीके से वो देश को डिफेंड करते हैं, उस बारे में देखा जाएगा। तो BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये 1965 में बनी थी, आफ्टर जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, उसके बाद ये बनी थी। और याद रखना यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम राइफल जो है ये हमारी क्या है, सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, 1835 में ये बनी थी, सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी। इसी तरीके से हमारी अनदर CRPF जो है ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है, CASF भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, SSB सशस्त्र सीमा बल भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, ITBP भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आपने ध्यान में रखना है कि ये कब फाउंड हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो फिर आपसे ये पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट कौन सी है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, फिर से आपका कोई आया DRDO से। सो DRDO ने फिर से कंडक्ट किया है हेलिना। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेलिना क्या है। हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। एक आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, उसी का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसी को हमने क्या बोला है, हेलिना बोला है। तो इसका जहां टेस्ट कहां किया है, इन हैदराबाद किया गया है। असम पोइट नीलामणि फूकन कन्फर्ड विद 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो ये क्वेश्चन तो अभी आपका डायरेक्टली ही पूछा गया था कि 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है हमारे देश का, वो किसको दिया गया, नीलामणि फूकन को 56 दिया गया, और दामोदर मौजू को 57 ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का दिया गया इंडियन लिटरेचर के लिए। तो ये दोनों नाम आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्ञानपीठ अवार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। तो अब ये न्यूज़ में आ चुका है, तो ये आएगा ही आएगा, ओके। आगे आने वाले, जब तक नेक्स्ट नहीं चुना जाएगा, 2022 का आ गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इकट्ठे दिए गए हैं, 2021 और 2022 दोनों के इकट्ठे दिए गए हैं, तो दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने अभी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की रिपोर्ट दी है, जिसमें गुजरात ने टॉप किया, बट टॉप किस में किया है, लार्ज स्टेट्स में। और अगर स्मॉलर स्टेट में बोलें तो गोवा ने टॉप किया है, और अगर यूटीज में बोलें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो टॉप की स्टेट्स को आपने ज्यादातर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 4th US इंडिया 2+2 डायलॉग। अब 2+2 यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2+2 क्या है। देखो 2+2 में क्या होगा,
हमारे एक तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो उनकी तरफ से भी उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जिसको वो सेक्रेटरी बोलते हैं या डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे एंटोनी ब्लिंकन या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड जे अस्टिन जो है, ये आए थे। तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स जो होते हैं इनके बीच में 2+2 डायलॉग होता है। 2+2 मतलब 2 इनकी तरफ से, 2 मिनिस्टर इनकी तरफ से। अब इंडिया का जो 2+2 जो है वो क्वाड कंट्रीज के साथ है। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो जितनी भी आपकी ये क्वाड कंट्रीज है इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ हमारे 2+2 डायलॉग है। बट क्वाड के अलावा अब रशिया के साथ भी इंडिया के क्या है 2+2 डायलॉग जो है वो इंडिया का ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कहाँ पे हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। और जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, आप सभी को पता है कि इनकी जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है अभी, कि इन्होंने बड़ा बोल्डली यूएस मीडिया को टारगेट किया। यूएस मीडिया इंडिया को टारगेट कर रहा था कि रशिया से हम क्यों ऑयल खरीद रहे हैं, इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है, उसे सैंक्शन की टेंशन क्यों नहीं हो रही है। सो जयशंकर ने बोला कि जितना हम महीने में, एक पर मंथ में आप ये लगा सकते हो कि हम जितना तेल रशिया से लेंगे उतना तो एक दिन में पूरी यूरोपियन कंट्रीज ले लेती हैं। तो आपको यूरोपियन कंट्रीज पे ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए कि वो क्यों ले रही है, क्योंकि वो तो आपकी नाटो की मेंबर है, फिर वो रशिया से तेल क्यों ले रही है। और हमने अगर ले लिया, हम तो 1% ले रहे हैं उससे, और अगर हम 1% ले रहे हैं तो उससे सबसे ज़्यादा तो हम यूएस से भी ले रहे हैं। यूएस से तो हम 5 to 7% ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो 1% बहुत कम हो जाएगा। तो उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया को डिफेंड किया है यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भी उनकी जगह दिखाई है। ठीक है, तो क्योंकि देखो आपने देखा होगा किस तरीके से इंडिया पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो रशिया को क्या करे, एक तरीके से बॉयकॉट करे और यूएस वाली साइड पे आ जाए। सो नेक्स्ट है हमारा रविचंद्र अश्विन। देखिए ये आईपीएल अभी चल रहा है हमारे इंडिया में, तो रविचंद्र अश्विन हमेशा कुछ अलग करने के लिए जानना चाहते हैं। सो रविचंद्र अश्विन ने क्या किया कि अभी इनका मैच हो रहा था तो इन्होंने खुद को खुद ही रिटायर कर लिया। सॉरी, इन्होंने पहले प्लेयर बने जो कि खुद ही रिटायर हो गए, मतलब इनको कुछ हुआ नहीं, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने जस्ट लखनऊ सुपर लीग जायंट्स के साथ जब मैच हो रहा था तो इनको लगा कि चलो हाजी, जैसे आप बचपन में करते थे ना, खुद ही विकेटों को क्या बोलते बैट मार देते थे और बोलते थे कि ठीक है जी नेक्स्ट पर्सन आ जाएगा, मैं तो रिटायर हो गया, आउट हो गया। तो उसी तरीके से इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि खुद को रिटायर्ड हर्ड करके एम्पायर को बोल के और सीधे चले गए, जो कि क्रिकेट में जनरली नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसे रिटायर्ड हर्ड खुद को नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी हुई है, बट देखिए इसके आगे क्या होता है, आईसीसी क्या इस पर डिसीजन लेता है। कदम, देखिए अभी रिसेंटली रिसर्चर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास ने इन्होंने पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी एक तैयार किया गया जो कि इंप्रूव करेगा 1000 जो एम्पिटीज है। इसका नाम क्या रखा है, कदम। जो लोग चल नहीं पाते तो उनको लिए क्या किया जाता है, ये एक एक्स्ट्रा नी जो है वो लगाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये मेड इन इंडिया टोटल प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारी लोगों के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड पार्किंसन डे। देखो इट इज़ ए डिजीज विच कॉजेज अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो वर्ल्ड पार्किंसन डे जो है वो अप्रैल 11 को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर जेम्स पार्किंसन, जो कि लंदन के थे, जिन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये आपने डेज याद रखने। नेक्स्ट डे है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बचपन से हम पोएम्स भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल 1961 को द फर्स्ट पर्सन जो कि स्पेस में गए थे दैट इज यूरी गागरिन। ठीक है, आपने मून पे जाते हुए भी देखा होगा कि मून पे पहला पर्सन कौन गया। देखो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन मून पे गया था सबसे पहले। ठीक है ना, तो स्पेस में जाना, देखो मून पे जाना और स्पेस में जाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो स्पेस में आप कौन गया, अब जैसे अगर हम इंडियन की बात करेंगे तो राकेश शर्मा जो है, राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे इन 1984, बट वो उस टाइम पे सोवियत यूनियन की हेल्प से गए थे, मतलब रॉकेट हमारा नहीं था, वो जस्ट उनके साथ गए थे। सो अगर आप जैसे अभी सीडीएस का क्वेश्चन आया था कि इंडिया का जो फर्स्ट स्पेस मिशन है उसका नाम क्या है, तो फर्स्ट स्पेस मिशन का नाम क्या है, गगनयान। तो इंडिया 2023 में अभी उसकी स्टार्टिंग में या 2022 की एंड में, 23 की स्टार्टिंग में 2022 की एंड में क्या करेगा, स्पेस मिशन करेगा जिसमें हमारे कम से कम 3 से 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जाएंगे, बट ये इंडिजिनियसली होगा। और इसको कौन से रॉकेट पे छेड़ा जाए, क्या बोलते हैं, भेजा जाएगा, GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 इंडिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, इसको हम फैट बॉय भी कहते हैं और इसको बाहुबली भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको बाहुबली भी कहते हैं और फैट बॉय भी कहते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो गगनयान मिशन इंडिया का जो है वो क्या है,
स्पेस में जाने के लिए मिशन, जैसे हमारा चंद्रयान जो है वो चांद पे जाने के लिए मिशन है, उसी तरीके से गगनयान जो है हमारा स्पेस में जाने के लिए मिशन है। हम मंगल पे गए थे तो मंगलयान, मतलब हम मार्स पे जो गए थे। उसके बाद है यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने जॉइंटली मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाएगा। 2021 में हैदराबाद को चूज किया गया था ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बट अब मुंबई 2022 में मुंबई जो है 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 2020 का जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो हैदराबाद को चूज किया गया था, और 21 में मुंबई और हैदराबाद को चूज किया गया। देखो इसमें होता क्या है कि जो सिटीज जो है जिनका अर्बन जो ट्री प्लांटेशन है, जो ग्रोइंग है, जो मेंटेनेंस है, जो ग्रीनरी है, जो बिल्डिंग के लिए हेल्दी है, वो कितना आप इंप्रूव कर रहे हैं उसके ऊपर ये एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान में रखिएगा मुंबई एंड हैदराबाद। देखो इक्वाडोर पहली कंट्री बनी है, इक्वाडोर कौन सी कंट्री? इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, जो कि पहली कंट्री बनी है जहां पे लीगल राइट्स दिए गए वाइल्ड एनिमल्स को। तो यहां पे क्या हुआ कि एक मंकी नेम है एस्ट्रेलिटा, जिसको विच वॉज टेकन फ्रॉम होम टू ए जू, मतलब उसको घर से उसको जू में जब शिफ्ट कर दिया गया एक वीक लेटर में, तो इसके बेस पे यहाँ पे एक केस बना था, जिसके बेस पे वहाँ की पहली जो वहाँ की जो हायर कोर्ट है उसने बोला कि इनके भी कुछ लीगल राइट्स हो सकते हैं, जो इंसान है वो अपने फायदे के लिए या अपने नुकसान के लिए इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लीगल राइट्स जो दिए गए वाइल्ड एनिमल्स को, इज द फर्स्ट कंट्री दैट इज इक्वाडोर। ओके, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया का, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है दिया गया है, और जो कि लता मंगेशकर के क्या है, फादर है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अवार्ड कौन सा नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट जो है, सो फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट जो है ये कहाँ हो रहा है? जमशेदपुर में हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारा स्टील प्लांट भी जमशेदपुर में 1907 में बना था, दैट इज जिसको हम टिस्को कहते थे। ओके, सो जमशेदपुर के पास कौन सी जमशेदपुर कौन सी रिवर के पास है, ये आपने मुझे बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बोला है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी, ये स्टैटिक पार्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। देखो ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टाइप ही है, बिकॉज मैक्सिममली आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स या तो इंग्लैंड में हो रही हैं या फिर आपकी कहाँ पे होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। इस साल की भी जो आपकी 2022 की जो एडिशन है वो बर्मिंघम में है, बट एक्चुअल में ये जो इवेंट था ये साउथ अफ्रीका में होना था, बट सपोजली साउथ अफ्रीका जो है वो उसकी जो प्रिपरेशंस थी वो ऑन द मार्क और ऑन द टाइम नहीं थी, इसलिए इसको शिफ्ट करके बर्मिंघम में करना पड़ा। तो आपके 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स, देखो कॉमनवेल्थ गेम्स किन के बीच में होती हैं या कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में होती हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज जिन पे कभी ना कभी क्वीन रूल या फिर क्राउन रूल रह चुका है, बट कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को इसका क्या करना है, मेंबर बन के ही रहना है। कई बार पाकिस्तान इसका मेंबर हट गया था, फिर बाद में पाकिस्तान इसका मेंबर फिर से बन गया था। सो इंडिया भी 1949 में कॉमनवेल्थ का मेंबर बना था, उसके बाद इंडिया इसका मेंबर रहा ही है। 2010 में भी इंडिया में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, ठीक है, जिसमें स्कैम भी हुआ था, कॉमनवेल्थ स्कैम भी हुआ था शीला दीक्षित के टाइम पे। सो 1930 में फर्स्ट टाइम आपके कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे। तो ध्यान में रखना है कि 2022 का बर्मिंघम में हो रहा है और 2026 का आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी। बट कहा जा रहा है कि इसमें शूटिंग और रेसलिंग, जिसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा जो मेडल्स आते थे, वो इसमें एक्सक्लूड किए जा रही है। ये अभी ओरिजिनल लिस्ट जो है उसमें इंक्लूड नहीं की है। अब इसके बाद जो आपकी एक और लिस्ट आएगी उसमें पता नहीं इसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। एक्स IPS ऑफिसर लालपुरा, जो IPS नेशनल कमीशन फॉर हमारा जो माइनॉरिटीज़ हैं, देखो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ दो सेक्शन में होती है, वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और अनदर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इन दो बेस में हमारे देश में क्या किया जाता है, माइनॉरिटीज़ डिस्कस की जाती हैं, डिवाइड की जाती हैं। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है उसके नए जो चेयरपर्सन उनको पंजाब कैडर के IPS ऑफिसर जो रह चुके हैं, दैट इज़ इकबाल सिंह लालपुरा। देखो इकबाल सिंह लालपुरा अभी रोपड़ वाली साइड से ये इलेक्शन भी लड़ा था, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था सेम पोस्ट से, और वहाँ से ये हार गए, तो अब दोबारा ये यहीं पे पहुँच गए। तो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अब चेयरमैन बने हैं। नीदरलैंड
सो नीदरलैंड ने FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो 2022 ये जर्मनी को हराया इन्होंने, और ये साउथ अफ्रीका में हो रहा था। तो ध्यान रखना है आपने कि नीदरलैंड ने ये जीता है। इसी तरीके का क्वेश्चन अभी शायद सीनियर हॉकी या फुटबॉल चैंपियनशिप का क्वेश्चन आया था आपका CDS में कि किसने जीता, तो मणिपुर की गर्ल्स ने इसको जीता था। तो इसी तरीके ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपने ध्यान में रखना है कि जो हॉकी फेडरेशन है उसने रशिया को 2020 वुमेन इस हॉकी से वर्ल्ड कप से क्या कर दिया, बैन कर दिया था, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती। देखो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट या एक तरीके से ऑब्जर्व की जाती है, बिकॉज इस दिन 1891 को इंडिया के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले बाबा अंबेडकर जो हैं, BR अंबेडकर हैं, इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो है महू में हुआ था, ये मध्य प्रदेश में, और महू में आपको ध्यान में रखना है CRPF का ट्रेनिंग सेंटर भी है। सो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इनको मॉडर्न मनूब के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, और ये शेड्यूल कास्ट के लीडर भी थे एट दैट टाइम। गांधी के साथ इन्होंने 1932 में पूना पैक्ट भी किया था, जिसके तहत इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और काउंसिल में रिजर्वेशन दी थी फॉर द शेड्यूल कास्ट। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन्होंने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में एज ए लॉ मिनिस्टर थे। बट आफ्टर हिंदू कोड बिल के मतलब उस टाइम पे जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो हिंदू कोड बिल की कंट्रोवर्सी में इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया, और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1956 में जब इनकी डेथ हुई थी उससे पहले इन्होंने कौन से रिलीजन को अडॉप्ट किया था, कौन से रिलीजन को अडॉप्ट किया था इन्होंने एट दैट टाइम, ये आप मुझे बताएंगे। तो तमिलनाडु ने इनकी बर्थ जो एनिवर्सरी है उसको एज ए इक्वालिटी डे जो है वो डिक्लेयर किया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है वाटरवे कॉन्क्लेव। सो वाटरवे कॉन्क्लेव जो है ये डिब्रूगढ़ में हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने वाटरवेज कन्वे किया है। सो हमारी जो फर्स्ट वाटरवे जो है, या इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये 1986 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है। तो ध्यान में रखना है कि इनलैंड वाटरवेज जो है हमारे नेशनल वाटरवेज 1, 2 और 3, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जो 1 है जो आपका इलाहाबाद टू हल्दिया है, सो इलाहाबाद टू हल्दिया जो है आपका ये फर्स्ट जो है नेशनल वाटरवे है इंडिया का, और सबसे बड़ा या सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे भी ये है। तो इसी तरीके से 2 और 3 को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तराखंड ने अभी लॉन्च किया है हिम प्रहारी स्कीम फॉर द एक्स सर्विसमैन एंड द यंगस्टर, जिसमें उत्तराखंड जो है वो कॉपरेट करेगी यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द स्कीम एज ए बॉर्डरिंग एरियाज बॉर्डरिंग द उत्तराखंड आल्सो। ठीक है, तो इसमें आपकी जो मेन प्रायोरिटीज जाएंगी वो एक्स सर्विसमैन को दिए जाएंगे, और जो हमारे यंगस्टर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो हमारे क्या है, CM है ऑफ योर उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की भी ध्यान में रखना कि आज जैसे हिमाचल की 2 कैपिटल्स हैं, उसी तरह के उत्तराखंड की भी देहरादून और गैरसैंण जो है वो 2 कैपिटल हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है इट इज़ द ओनली स्टेट जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। ठीक है, आपकी अमरावती, ठीक है, अमरावती जो है ये कैपिटल इसकी पहले बनने वाली थी, उसके बाद इन्होंने एक और ऐड की, दैट इज़ कुरनूल और विशाखापट्टनम। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि विशाखापट्टनम जो है ये तीनों की तीनों क्या है कि 2024 के बाद ये तीनों की तीनों क्या बन जाएंगी, इनकी कैपिटल्स बन जाएंगी। बट अभी के लिए 2024 तक हैदराबाद जो है वो कॉमन कैपिटल है ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। बट आफ्टर दैट तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश की जो है वो क्या हो जाएगी, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। बट अभी भी इनको एज ए कैपिटल ही माना जाता है। हिमाचल प्रदेश ने स्टेटहुड डे जो है सेलिब्रेट किया है 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है वो फॉर्म हुआ था, और एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है ये डिक्लेयर हुआ था उस टाइम पे ये। ठीक है, उस टाइम पे इसमें टोटल आप बोलेंगे तो 4 इसमें डिस्ट्रिक्ट थी, दैट इज़ मंडी, चंबा, महासू एंड सिरमौर जो है वो उस टाइम पे इसमें थी। अब अगर हम बात करें हिमाचल स्टेट कब बनी, तो 18 स्टेट बनी है 1971। तो 25 जनवरी 1971 को ये स्टेट बनी, तो इसको स्टेटहुड 25 जनवरी को मिला। बट हिमाचल डे अगर हम बोलते हैं तो दैट इज़ 15 अप्रैल को माना जाएगा। तो इसकी 2 कैपिटल हैं, शिमला एज ए समर कैपिटल, और धर्मशाला जो है ये इसकी विंटर कैपिटल है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी इनमें से स्टेट है जिनकी 2 कैपिटल्स हैं, तो वो ऑप्शंस में आपको दे सकता है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ने अभी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज M वेंकैया नायडू। इन्होंने इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी
जो है वो अभी 2021 दिया है टू द डॉक्टर भूषण कुमार ऑफ चंडीगढ़ को। इंडिया विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023 में। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में ये इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। इसमें 16 कंट्रीज की 22 टीम्स जो है वो आएंगी और ये वर्ल्ड कप जो है ये आपका नेक्स्ट ईयर होगा। नेपच्यून मिसाइल, क्रूज मिसाइल, देखो नेपच्यून क्रूज मिसाइल जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगी आपको, क्योंकि ये अभी रिसेंटली रशियन क्रूज जो वॉरशिप है या क्रूज है मॉस्कोवा, उसको हिट की थी 2 नेपच्यून मिसाइल ने, और जो कि वो एक तरीके से ब्लैक सी में जो है वो कहा जा रहा है कि वो डूब गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि नेपच्यून क्रूज मिसाइल जो है ये यूक्रेन की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो कि यूक्रेन कह रहा है कि उसने उसको हिट किया जिसकी वजह से वो डूबा है, बट रशिया का कहना है कि वहां के इंटरनल ही जो मिसाइल है एक ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से वो सबमर्ज हो गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस हफ्ते के करंट अफेयर जो कि आपके 9 to 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इससे सीखने को मिलेगी, एंड इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए हर हफ्ते लेकर आता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जिसकी वजह से हम जैसे ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन सेम जोश के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।